नमस्कार, जय हिंद, जय संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके लिए लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के इतिहास का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। इससे पहले भी इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, तो दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। इनसे पहले के 2 सीरीज में हम लोगों ने लगभग 31 क्वेश्चन तक ही सीरीज को देखा था। आज के सीरीज में हम 32 नंबर के क्वेश्चन से देखना चालू करेंगे। पहली बात कि पुलिस आरक्षक भर्ती जो आपकी भैया लगभग 6000 भर्ती आई है पुलिस आरक्षक की, तो इतनी बड़ी वैकेंसी छत्तीसगढ़ में है, तो ये मौका आपको चूकना नहीं है। जो पीछे आपको वर्दीधारी दिख रहे हैं भैया, उनके जैसे आपको भी वर्दी धारण करना ही है। ये जज्बा, ये जुनून आपके अंदर खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी वैकेंसी के लिए होड़ लगी है लोगों के बीच में। आप इस बीच में फायदा उठाइए कि आप इसकी तैयारी कीजिए, बाकी सबसे आगे निकल जाइए। सबसे पहले इसका वीडियो तैयार कीजिए, सबसे पहले इसका टेस्ट दीजिए, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और सबसे आगे रहिए इस दौड़ में, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है तो होने की चांसेस ज्यादा है। और साथ में इस रेस में सबसे पहले दौड़िए, और रेस में दौड़ने के लिए हम आपके साथ हैं। तो इनको वीडियो कोर्स ज्वाइन करना हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, हमारे अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में है, ऑनलाइन ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। मगर फिलहाल यूट्यूब में फ्री पढ़ना है तो आज के सेशन के साथ जुड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पढ़ेंगे कैसे, तो हमारे सामने इस तरीके से देखिए क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो आप क्वेश्चन 4 ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। फिर मैं जब आंसर बताऊंगा उस आंसर से मैच करेंगे कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। सही हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़े कि वाह मुझसे भी बन रहा है, और गलत हुआ तो दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे मैं तो गलत लिया था, सही आंसर तो ये है, ताकि ये गलती एग्जाम में ना हो। इसलिए भैया दोनों में ही आपका फायदा है, इसलिए टाइप जरूर कीजिएगा आंसर। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं तो आज हम पढ़ना चालू करेंगे भैया किससे, आपका सीधा क्वेश्चन नंबर 32 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, जहां से हमको आज का सेशन स्टार्ट करना है। आपके सामने आज का पहला प्रश्न है, तो कैसे टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है, आपका ऑनलाइन वीडियो कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। सर हम फ्रेशर, हमको कुछ नहीं आता, कहाँ कहाँ से पढ़ें, क्या सिलेबस है, वो सब मैं लास्ट में बता दूंगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। लास्ट में आपको बताऊंगा, लास्ट में सुनिएगा, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर में दे दूंगा। ठीक, फिलहाल आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते चलते हैं। आइए, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सन 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था, बताइए। 1935 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। शिक्षा, उत्थान, विकास या रायपुर वैभव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न के लेवल आपको देखने मिलेंगे एग्जाम में। और अगर आप तैयार नहीं है, ये क्वेश्चन आपको सुना ही नहीं दिया है, तक पढ़े नहीं है, पल्ले नहीं पढ़ रहा है, तो आपको तैयारी करना शुरुआत कर देना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त तो टाइम है अभी तैयारी करने के लिए। इसलिए चालू कीजिए, आंसर टाइप करना चालू कीजिए। तो आंसर दीजिए फटाक से, क्या आंसर होगा इसका कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा 1935 में कौन सा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। शिक्षा, उत्थान, विकास और रायपुर। आंसर कैसे देंगे, 32A, 32B, 32C, 32D लिख के, ताकि मुझे पता हो कि आप आंसर कौन से क्वेश्चन का दे रहे हैं, है ना। 32A, 32B ऐसा लिख के आंसर टाइप करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए। सर सही आंसर है इसका विकास, विकास, विकास। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने 1935 में मासिक पत्रिका जो निकाली थी उसका नाम था विकास। ठीक है, तो याद रखेंगे विकास था, ताकि हमारे पूरे रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का विकास हो सके, ऐसा करके याद रख लीजिए। तो यही पढ़ेंगे, यही याद रखेंगे, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का विकास हो सके हर माह में, क्योंकि ये पुस्तक की मासिक पत्रिका थी, दैनिक, तो आपको याद होना चाहिए रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का विकास हो सके हर माह में, ऐसा करके याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ताकि आपको याद भी रहे, पढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्बाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे। तो कौन से वो कलचुरी राजा हैं जो तुम्बाड़ में शासन करते थे अंतिमतः, उसके बाद भैया वो कहीं और के अपनी राजधानी को चेंज कर लिए। ठीक है, कौन थे वो राजा, पृथ्वीदेव प्रथम, कमलराज, रत्नराज प्रथम, कलिंगराज। बताइए, आंसर देना चालू कीजिए कि तुम्बाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे, फटाक से बताइए। ठीक है, चलिए बताइए। सर सही आंसर टाइप करना चालू कीजिए। सर सही आंसर है इसका रत्नराज प्रथम या रत्नदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम ही वो शासक थे जो तुम्बाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक थे। अंतिम क्यों थे तुम्बाड़ के, क्योंकि इसके पहले राजा बन गए रतनपुर से शासन करने वाले, क्योंकि तुम्बाड़ से तो रतनपुर को इन्होंने राजधानी बना दिया। तो तुम्बाड़ से रतनपुर राजधानी किन्होंने बनाया, रत्नदेव प्रथम ने, और अपनी राजधानी तुम्बाड़ से लेके कहाँ गए, रतनपुर आ गए, इसलिए वहां के अंतिम और यहाँ रतनपुर के पहले राजा बने रत्नदेव प्रथम, और इनके नाम पे रखाया रतनपुर, रतनराज के नाम पे ही, रत्नदेव के नाम पर ही। समझिएगा बात को। आइए आने दीजिए हमारा, यस। तो बात समझिएगा क्या हो कहना चाह रहा है ना।
देखिए ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ संभाग, ये हमारा है क्या भैया छत्तीसगढ़, ऐसा समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग, सर बिलासपुर संभाग, ये रायपुर और दुर्ग संभाग, वैसे हो गया बस्तर संभाग। यहाँ पर सर आपका कोरबा वाला हिस्सा, ठीक है, और ये सर आपको हो गया हमारे बिलासपुर वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा हो बिलासपुर वाला हिस्सा। तो भैया ये यहाँ पे तुम्बाड़ में रहते थे कौन, तो एमपी से, देखिए मध्य प्रदेश पूरा एमपी से सटा हुआ हिस्सा है, पूरे एमपी से सटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो एमपी है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से भैया आए, तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से आए छत्तीसगढ़ में और आकर भैया यहाँ पे अपनी राजधानी बनाए। यहाँ पे आके अपनी राजधानी जब बनाए तो अपनी राजधानी शुरुआत में तुम्बाड़ में बना लिए। तुम्बाड़ में शासन करते गए, कलिंग राज्य आया, फिर एकदम परमानेंट शासन स्थापित किए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में समय आ गया किनका, राजा रत्नदेव प्रथम का, रत्नदेव प्रथम जी का। रत्नदेव प्रथम जी का एक दिन मन हुआ कि चलो हम चलते हैं किसके ऊपर, शिकार खेलने के लिए चलते हैं। हम किसके लिए चलते हैं, शिकार के लिए चलते हैं, शिकार के लिए चलते हैं या भ्रमण के लिए चलते हैं, अपने नगर भ्रमण के लिए चलते हैं। दोनों ही प्रामाणिकता मिलती है, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग किंवदंतियां हैं। कोई बोलते हैं शिकार के लिए गए थे, बोलते कोई भ्रमण के लिए गए थे। दोनों ही मान लीजिए कि शिकार करने भ्रमण करने निकलते हैं। तो भ्रमण करते करते दोस्तों रत्नदेव प्रथम जी अपना घोड़ा लेकर के चलते 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 आ जाते हैं रतनपुर के आसपास के क्षेत्र में, जिसको आज आप रतनपुर जानते हैं। जब यहाँ आते हैं तो ये पूरा शिकार उकार करके भ्रमण वगैरह करके पूरा थक जाते हैं। तो थकने के बाद राजा रत्न जी थक जाते हैं, तो थकने के बाद आपको बता दूं मैं, हाँ इसीलिए यही भी बताता हूँ कि थकने के बाद आराम से एक बड़े से भैया वृक्ष के नीचे ये अपना भैया बढ़िया सा टेंट लगवाते हैं और उसी टेंट में मस्त अपना बेड लगा करके भैया उसी बेड में राजा रत्नदेव जी अपना भैया सो जाते हैं, ठीक है, आराम करते रहते हैं। जब रत्नदेव जी आराम करते रहते हैं तो इनको सपने में भैया एक सपना आता है, सपने में सपना नहीं मैंने सपना आता है, इस वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे टेंट लगवा कर बढ़िया, उस सपने में इनको आते हैं और सपने में इनको बोलती हैं महामाया माता कि हे वत्स, तुम जिस स्थान पर विश्राम कर रहे हो ये कोई नॉर्मल स्थान नहीं, ये बहुत ही पवित्र स्थान है, ये स्थान मेरा महामाया माता का स्थान है। तुम इस स्थान पर जल्द से जल्द मेरे मंदिर का निर्माण करवाओ, मैं तुम्हारे राज्य को बहुत फलीफूत करके रखूंगी, बहुत फलाऊंगी फुलाऊंगी, बहुत अच्छे से तुम्हारे राज्य की सुरक्षा करूंगी। तो तुम मेरे छत्र छाया में अपने राज्य का निर्माण करवाओ, तुम मेरे लिए एक मंदिर का निर्माण कराओ। तो जैसे ही राजा फिर सपना देखते तो झंझना के उठते, तो राजा को पता चलता रही माता ने तो सपने में जाके दर्शन दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया मुझे मंदिर का निर्माण करवाना है। तब रत्नदेव जी भैया यहाँ जो आए थे रतनपुर, ये वापस जाते हैं अपने तुम्बाड़ और यहाँ से अपना सारा शासन प्रशासन समेट करके फिर से अपनी राजधानी बना देते हैं, किसको, रतनपुर को। और उस समय से राजधानी बनती है रतनपुर और यहाँ पे फिर मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, तालाबों का निर्माण करवाते हैं, इसलिए रतनपुर को तालाबों का देश कहा जाता है। और रतनपुर के मंदिर का निर्माण कराते हैं जिस मंदिर का नाम है आज महामाया माता मंदिर। तो पूरा कहानी समझ में आ गया। अब आप चाह के कभी नहीं भूलेंगे, इसीलिए क्योंकि तुम्बाड़ से रतनपुर आ गया, इसलिए तुम्बाड़ में राज करने वाले अंतिम राजा यही रहेंगे और रतनपुर में राज करने वाले प्रथम राजा भी यही रहेंगे। और इनके नाम से ही क्षेत्र का नाम हो गया रत्नदेव प्रथम। तो माता महामाया का आशीर्वाद था भैया आपके रत्नदेव जी के साथ। क्लियर हो गई बातें? चलिए, अब उम्मीद करता हूँ आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, अन्यथा आपको और अधिक तैयारी की आवश्यकता है और ऐसे तैयारी करनी है इसी लेवल पे तो जरूर वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज से जुड़िएगा, जो अर्जुना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। प्ले स्टोर से, गूगल से अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप डाउनलोड करके। लास्ट में उसका मैं बताऊंगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो ये क्वेश्चन प्रिंट मिस्टेक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है मेरे दोस्त, है ना। तो बताइए आप कि साहित्य में छत्तीसगढ़ का प्रयोग करने की जगह, आप साहित्य छोड़ देता हूँ, मैं आपको देता हूँ ऑप्शन, इसको छोड़ देते हैं, चलिए इसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइएगा भैया सबसे पहला प्रयोग किन्होंने किया था? तो बोलेगा ऐतिहासिक प्रयोग। समझिएगा, ध्यान समझिएगा, अलग अलग नाम से बोलेगा इसलिए उस चीज को ध्यान रखेंगे कि ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किन्होंने किया। ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से माने इतिहास के पन्नों में, कोई इतिहास में ऐतिहासिक बोले चाहे ऐतिहासिक बोले चाहे इतिहास में, तो इतिहास में सबसे पहले भाई छत्तीसगढ़ शब्द किसका प्रयोग का बात हो रहा है, मेन छत्तीसगढ़ शब्द लिखने का। इस छत्तीसगढ़, ऐसा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया? शब्द का छत्तीसगढ़ इस स्थान के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए, ये हमारा क्षेत्र है ना, इसको अंदर करो, ये जो पूरा क्षेत्र ऐसा करके आपको दिखता है आज, इस पूरे क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इस इतिहास के पन्नों में, इतिहास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया? तो याद रखेंगे है वंशी का इतिहास लिखने वाले, है वंशी का इतिहास लिखने वाले
थे भैया, लिखा किस नाम से? विक्रम विलास नाम से लिखा भैया इतिहास है, वंशियों का इतिहास लिखा विक्रम विलास नाम से। और विक्रम विलास लिखा किसने? तो लिखा भैया आपके बाबू रेवाराम जी ने, बाबू रेवाराम, बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम, तो बाबू रेवाराम जी ने विक्रम विलास नाम से हैवंशी इतिहास लिखा। इस इतिहास में सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो ऐतिहासिक बोलते, साहित्य बोले, साहित्य को भी अलग कीजिएगा। ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया विक्रम विलास जी ने, याद रखेंगे इस बात को, है ना, ठीक। यस, विक्रम विलास जी ने, विक्रम विलास नाम, हमने बाबू रेवाराम जी ने विक्रम विलास नामक पुस्तक में हैवंशी इतिहास लिखते समय छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ये हो गया एक ठो तर्क। अब आते हैं इतिहास वाला पता चल गया भैया, बाबू रेवाराम जी आपके क्या वाले? बाबू रेवाराम जी आपके हैं ऐतिहासिक वाले, ऐतिहासिक वाले, याद रख लेंगे। चलो इनके साथ ऐतिहासिक वाले, क्लियर हो गई बातें। शासकीय रूप से सबसे पहले प्रयोग बोल देगा कि शासकीय रूप से सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अगर शासकीय सरकारी रूप से बोल दे सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो भैया प्रयोग किया था J.T. ब्लंट ने। किसने? J.T. ब्लंट ने। तो शासकीय बोल दे तो भाई J.T. ब्लंट ने, जो कि एक ब्रिटिश सरकारी अधिकारी था, इसलिए सरकारी था, इसलिए शासकीय, क्योंकि इन्होंने प्रयोग किया था बिलासपुर के गजेटियर में। तो बिलासपुर गजेटियर में प्रयोग किया था इन्होंने, किसमें? बिलासपुर गजेटियर में। बिलासपुर गजेटियर में इन्होंने सबसे पहले भाई इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो शासकीय रूप से सबसे पहले बिलासपुर शब्द छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, तो J.T. ब्लंट ने किया था बिलासपुर गजेटियर में शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। तो शासकीय वाले पता चल गया J.T. ब्लंट, ऐतिहासिक वाले पता चल गया बाबू रेवाराम। क्लियर हो गई बातें? हाँ। अब आ जाते हैं राजनैतिक रूप से किन्होंने प्रयोग किया था, तो लिखिए राजनीतिक वाला लिख देते हैं, इसी में यहाँ पे लिखते हैं राजनीतिक रूप से। चलिए राजनैतिक रूप से दोस्तों याद रखेंगे जो बता रहा हूँ, राजनैतिक है ना, मिठी जाता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राजनीतिक को इधर लिख देते हैं। चलिए सब अलग अलग बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। राजनैतिक रूप से सबसे पहले राजनीतिक रूप से भैया प्रयोग किया था किन्होंने? तो गोपाल मिश्र जी ने किया था, गोपाल मिश्र जी ने, गोपाल मिश्र जी ने। कलचुरी, रतनपुर के कलचुरी शासक के भैया ये दरबारी कवि थे, इन्होंने गोपाल मिश्र जी ने अपनी रचना की थी खूब तमाशा, खूब तमाशा, ठीक है, खूब तमाशा। और खुश तमाशा में ही भैया इन्होंने किसका जिक्र किया था? छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था इस स्थान के लिए। तो पूछता है कि राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किन्होंने किया? क्योंकि उस समय राजतंत्र था, है ना, कलचुरियों का, और उस समय प्रयोग किया था भैया अपनी खूब तमाशा नामक रचना में गोपाल मिश्र जी छत्तीसगढ़ शब्द, इसलिए भैया बोलता है राजनीतिक रूप से किन्होंने प्रयोग किया था छत्तीसगढ़ शब्द का। क्लियर हो गई बातें? तो बोलेंगे गोपाल मिश्र जी किए थे अपनी खूब तमाशा पुस्तक में। क्लियर हो गई बातें? ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। तो राज सिंह के दरबारी के इनके जिस समय थे, इनके राजा कौन थे भैया, है ना, ठीक है। तो इनके थे राज सिंह। कौन थे इसके राजा? जब गोपाल मिश्र जी थे तो उस समय रतनपुर का कलचुरी कौन था? रतनपुर के कलचुरी शासक थे, रतनपुर के कलचुरी शासक थे राज सिंह। तो राज सिंह के दरबारी कवि थे ये, राज सिंह के दरबार में कवि थे गोपाल मिश्र जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी खूब तमाशा, और उसी में रायपुर शब्द, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया राजनीतिक रूप से। अब आते हैं भैया पहला प्रयोग किन्होंने किया, तो आ जाते हैं दलपत राम राव जी। कौन? दलपत राम राव जी। और ये खैरागढ़ रियासत, खैरागढ़ गंडई आप जानते हो, तो पहले खैरागढ़ में पता ही राजतंत्र था, तो खैरागढ़ रियासत के, खैरागढ़ रियासत के राजा थे लक्ष्मी निधि कर्णराय, लक्ष्मी निधि कर्ण राय, कर्ण राय। तो लक्ष्मी निधि कर्ण राय से, खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबार में भैया कवि थे, कौन थे? दलपत राम राव, दलपत राम राव, दलपत राम राव। और उन्होंने भैया सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ नहीं बोला, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था गढ़ छत्तीस। कैसे आई बताता हूँ। दलपत राम राव ने भैया एक लाइन लिखी और उन्होंने बोला कि लक्ष्मी, कहा पढ़ के सुना दे रहा हूं लंबा लिखने से अच्छा, कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, कि हे लक्ष्मी निधि राय
आप चित्त दे करके सुनिए, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में, गढ़ 36 में न गढ़ैया रही, मर्दुमी रही नहीं मर्दन के, केर हिम्मत से न लड़ैया रही। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया था गढ़ 36 शब्द का, कि लक्ष्मी निधि राय, ये अपने वही उन्हीं के भैया राजा थे वो खैरागढ़ के, तो उनको बोले दलपत राम राव जी कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में, गढ़ 36 में, 36 में न गढ़ैया रही, मर्दुमी रही नहीं मर्दन के, केर हिम्मत से न लड़ैया रही। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए गढ़ 36 शब्द का प्रयोग किया था। तो ये थे साहित्य में सबसे पहला प्रयोग करने वाले साहित्यिक वाले। ठीक, तो साहित्यिक रूप से पहला प्रयोग दलपत राम राव, खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि दलपत राम राव ने गढ़ 36 शब्द का प्रयोग किया था अपनी कविता में। राजनीतिक रूप से गोपाल मिश्र खूब रतनपुर के कलचूरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, उन्होंने खूब तमाशा में प्रयोग किया था राजनीतिक रूप से। शासकीय रूप से भाई जेटी ब्लंड ने प्रयोग किया था। ऐतिहासिक रूप से बाबू रेवराम ने विक्रम विलास में प्रयोग किया था, है ना। यस, है वंशियों का इतिहास लिखने के कालखंड में। क्लियर हो गई इतनी बातें? यस। तो अब भैया जितना भी नाम वाला बात बोलेगा सब आपका क्लियर होते हैं। साहित्यिक रूप से आंसर क्या हो जाएगा? दलपत राम राव होना चाहिए। इसमें प्रिंट मिस्टेक तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए। तो साहित्यिक रूप से दलपत राम राव, राजनीतिक रूप से गोपाल मिश्र जी, है ना। आपका शासकीय रूप से जेटी ब्लंट जी, ऐतिहासिक रूप से बाबू रेवराम जी, इनकी रचना विक्रम विलास, इनकी रचना इनकी क्या गोपाल मिश्र की खूब तमाशा सब पूछता है। जेटी ब्लंट ने बिलासपुर गजेटियर में, तो बस से ब्लंट बस से बिलासपुर ऐसे करके याद रखिएगा। तो पूरा कहानी मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है भैया कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना सीखते हैं, कितना जानते हैं और कितना याद रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम था। तो जो मराठा शासक कौन थे? बिंबाजी भोसले। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अरे क्या था इनकी पत्नी का नाम? तो मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम था आनंदीबाई, वासाटा देवी, राधाबाई या बैजाबाई। आपको बताना एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब बिंबाजी भोसले जी का भैया देहावसान हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उनके स्थान पर पूरे राजपाट काट को संभालने वाली सुदृढ़ महिला रहती है उनकी पत्नी। उनकी दो पत्नी होती है। एक पत्नी में चल जाती है, वन की ओर गमन कर जाती है, जंगल में चल जाती है ना, उदास होकर के मेरे पति नहीं तो मुझे इस भौतिक जीवन का कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, मैं उनके बिना इस धरती पे नहीं जीना चाहती, और चल जाती कहाँ? जंगल की ओर निवास कर जाती हैं। क्लियर? ठीक है, जो सती होने का बात बोलते हैं, सती चौरा उसलिए बना हुआ है बिंबाजी के मरने पर। ठीक है, मुझे अब नहीं जीना इस धरती पर, उनका मन फट जाता है। और एक है जो वो तो मर के चली गई बिंबाजी के साथ में सती होकर के, मगर जो मुख्य भैया आपकी बचेंगी, जो पूरे शासन प्रशासन को संभालेगी, नहीं हमारी प्रजा हमारी ओर ताक रही है, हमें जिम्मेदारी संभालना चाहिए। तो सुदृढ़ महिला, जो निर्णय लेने की क्षमता रखने वाली महिला होती है, बिंबाजी की पत्नी होती है। बताइए वो महिला कौन थी जिसका कहानी मैंने आपको सुना दिया? तो महिला थी दोस्तों आपकी आनंदीबाई। कौन? आनंदीबेन आनंदीबाई। क्लियर हुई बातें? तो आनंदीबाई याद रखिएगा। चलते हैं अगला, ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830। तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रिटिश संरक्षण काल किस समय से किस समय था? तो 1818 से 1830, 1818 से 1830 ब्रिटिश संरक्षण काल, 1818 से 1830 ब्रिटिश संरक्षण काल। अब आगे बढ़ते हैं। इस काल में निम्नलिखित में से कौन इस राज्य का प्रथम सुपरिटेंडेंट था? तो इस काल में ब्रिटिश संरक्षण काल के समय कौन इस राज्य का, कौन इस क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ क्षेत्र का पहला ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट था? पी वॉन्स एगन्यू, पीवी एगन्यू, कैप्टन हंटर, मिस्टर विल्किंसन, कैप्टन एडमंड। एडमंड, एगन्यू, हंटर, विल्किंसन, कौन था भैया? बताइए पहला आपका सुपरिटेंडेंट। फटाक से बताइए, गलती नहीं होना चाहिए, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। एडमंड एगन्यू कौन कौन है? तो सर सही आंसर है, सो द राइट आंसर इज कि एडमंड थे। एडमंड था प्रथम सुपरिटेंडेंट। एडमंड के बाद आएगा एगन्यू। एगन्यू और फेमस होगा एडमंड से ज्यादा, है ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम करेगा। क्या काम करेगा आप जानते हैं? पढ़िए, नहीं जानते तो पढ़िए, सारी चीजें मैं थोड़ी बताऊंगा। आइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेशन है, थ्योरी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खत्म करना आज हमको इसका। निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरीय चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? तो किस घटना से जुड़े हुए थे बताइए भैया? ईश्वरी चरण शुक्ल जी, ईश्वरी चरण शुक्ल जी किस घटना से जुड़े हैं? कंडेल नहर सत्याग्रह से, रायपुर षड्यंत्र केस से, रायपुर डायनामाइट केस से, छुई कदान किसान आंदोलन से। बताइए, फटाक से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है ना, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक,
सर सही आंसर है कि जुड़े हुए थे ईश्वरी चरण शुक्ल जी रायपुर के डायनामाइट केस से। क्या? रायपुर के डायनामाइट केस से, याद रखेंगे डायनामाइट केस, रायपुर से जुड़े थे ईश्वरी चरण शुक्ल जी। अब कैसे याद रहेगा सर, हमको एग्जाम इतना सारा क्वेश्चन था, मैं याद करवाता हूँ कि भैया ईश्वर के चरण में अगर आप डायनामाइट भी रख दो तो निष्फल हो जाना है, मतलब काम करना बंद कर देगा। ईश्वर के चरण में डायनामाइट रख दो तो अब वही निष्फल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। या एक चीज और कि जब भी डायनामाइट फूटेगा तो आप फूटेगा तो भाई आप कहाँ चल जाओगे? सीधा ईश्वर के चरणों में चल जाओगे। ऐसे भी ये कहानी बना के याद रखिए, तभी याद रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बोला यही पढ़िए, यही सीखिए, यही याद होगा, सब खत्म। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता बिलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? तो राजिम, जो वर्तमान गरियाबंद का जो राजिम है, राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर है जहां लक्ष्मण झूला बना है भैया, उस राजीव लोचन मंदिर के निर्माणकर्ता बिलास तुंग जी हैं। वो निर्माणकर्ता बिलास तुंग जी किस राजवंश के थे? नल राजवंश के, पांडु राजवंश के, सरपुरी राजवंश के, सोम राजवंश के? बताइए किस राजवंश के थे? बच्चे वाला प्रश्न है, इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट बताना चालू कर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए, आंसर मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स आंसर कीजिए। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रटने के लिए मत आइए, यहाँ पे अपने आप को एनालाइज कीजिए, जज कीजिए। आपको कुछ नहीं आता तुक्का मारिए, फिर देखिए कि हाँ सही हुआ गलत हुआ, ताकि उसी सिलसिले में आपको याद रहेगा ये, है ना। सही आंसर सर कि विलास तुंग जी थे आपके नल वंश के। तो कैसे याद रहेगा कि भाई आजकल नल का पानी लेने से बिल आता है, नल का पानी लेने से बिल आने लगेगा अब आने वाले टाइम में। तभी तो आपके घर में मिशन अमृत योजना चलाई गई है, क्योंकि अब नल में जितना पानी लोग उसका बिल पटाना होगा साल में। यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? तो किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी? कलचुरी लोग कब? कलचुरी माता आपको की कहानी सुना था, याद कीजिए, याद कीजिए वो कहानी जो आज की सेशन मैंने सबसे शुरुआत में सुनाई थी आपको इतिहास के पन्नों से, कि भैया ये था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सा से ये बना हमारा छत्तीसगढ़। तो यहाँ से भैया त्रिपुरी से, कहाँ से? त्रिपुरी से, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से कहाँ आए थे? तुम्माड़ आ गए थे। कहाँ गए थे? तुम्माड़ आ गए थे। और तुम्माड़ से फिर कहाँ चले गए थे? तुम्माड़ से फिर चले गए थे रतनपुर, चले गए थे अपनी राजधानी लेकर के। तो मध्य प्रदेश से जब तुम्माड़ आ रहे हैं, एमपी से जब छत्तीसगढ़ की सीमाओं में आ रहे हैं, तो किस वर्ष कलचुरियों ने इस राज्य के छत्तीसगढ़ में किस वर्ष अपनी सत्ता स्थापित की? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो बहुत पहले से थे, छत्तीसगढ़ में किस वर्ष उन्होंने भैया अपनी सत्ता स्थापित की थी? यहां पर किस वर्ष अपनी सत्ता स्थापित की? इसका आंसर दे दीजिए सर। सही आंसर क्या बताइए सर? सही आंसर है 1000 ईस्वी। तो छत्तीसगढ़ आए थे 1000 ईस्वी में। तो याद कीजिए कलचुरी शासक 1000 रुपए जेब में लेके आ गए थे। कहाँ? छत्तीसगढ़। से याद रखिए कलचुरी शासक कितना रुपए जेब में लेके आए थे? 1000 रुपए, ऐसे याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। टोटल 50 प्रश्न करना, अभी 40वां प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन अब फटाफट करना है, काम खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का किससे संबंध नहीं है? तो स्वतंत्रता सेनानी जो डॉक्टर राधाबाई हैं, वो किनमें से किस चीज से संबंधित नहीं है? महिला उत्थान से संबंधित नहीं है क्या? अस्पृश्यता निवारण से संबंधित नहीं है? गांधी जी के आंदोलन से संबंधित नहीं है? उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त, किससे संबंधित नहीं है? किस चीज से संबंधित नहीं है राधाबाई जी? जो छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राधाबाई जी, डॉक्टर लगा हुआ, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राधाबाई जी किस चीज से संबंधित नहीं है? इसका फायदा यह है क्वेश्चन में किस चीज से संबंधित नहीं है, अगर आपको पता चल गया तो किससे किससे संबंधित थी ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये जो नहीं है उसको छोड़ के बाकी सभी चीजों से संबंधित थी वो। ये फायदा इस क्वेश्चन का। इसलिए फटाक से आंसर दीजिए मेरे दोस्त, तभी ये आपके कंधे पे आएगी वर्दी, तभी मिलेगी सरकारी नौकरी। क्योंकि छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपको मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, जब तक आप सीजी हिस्ट्री, सीजी ट्राइब, सीजी आर्ट एंड कल्चर पे पकड़ नहीं है, नहीं निकलेगा जॉब। इसलिए सीजी हिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है ये बात, इसलिए बताइए सर। सही आंसर है इसका कि राधाबाई जी नहीं संबंधित थी। किससे? तो राधाबाई जी संबंधित नहीं थी। डी यानी कि उन्होंने चिकित्सा शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की, ये बात उनसे संबंधित नहीं है। बाकी वो संबंधित थी, महिला उत्थान से जुड़ी हुई थी, अस्पृश्यता निवारण से जुड़ी हुई थी, गांधी जी के आंदोलन से जुड़ी हुई थी। यस, केवल ये इंग्लैंड वाला बात से नहीं जुड़ी हुई है ना। आओ आगे बढ़ते हैं अब। इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था? तो कलचुरी वंश का इस राज्य में शासन का संस्थापक कौन था? किसने भैया त्रिपुरी के कलचुरियों को छत्तीसगढ़ में परमानेंट सत्ता स्थापित करवा करके दे दी?
ठीक है। तो त्रिपुरी की एक कलचुरी की एक शाखा छत्तीसगढ़ में आकर के निवास की, तो उस शाखा में कौन थे वो शासक जिसने यहीं पे परमानेंट भैया निवास करवा दिया पूरा अपने वंश का? कौन थे वो? कलिंगराज जी थे, कमलराज जी थे, कोकलदेव थे, परसोजी थे? बताना चालू कीजिए फटाफट। आंसर क्वेश्चन बहुत बेसिक है, एकदम बच्चे वाला प्रश्न है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आंसर दीजिए, है ना सर? सो द राइट आंसर इज क्या भैया? राइट आंसर कलिंगराज जी। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में स्थायी शासन के संस्थापक, कलचुरियों के स्थायी शासन के संस्थापक थे कलिंगराज, कलिंगराज, कलिंगराज जी। बहुत ही पराक्रमी शासक थे। अगला क्वेश्चन, खाली निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ? तो सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह के नेतृत्व में कब किया गया? तो जैसे ही मेरठपुर छावनी विद्रोह आप पढ़ते हैं और वहां देखते हैं कि मंगल पांडे जी ने भैया सैनिक विद्रोह कर दिया था और वहां पे मार दिया था अंग्रेज अधिकारियों को गोली। उनसे प्रेरित होकर के 1857 की क्रांति के समय का बात हो रहा मंगल पांडे जी वाला। तो यहाँ पर किस वर्ष, इसमें से किस वर्ष आपके हनुमान सिंह जी भी छत्तीसगढ़ के, जो कि हनुमान सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहलाते हैं, क्योंकि भी ब्रिटिश में सेना के पद पर ही थे, सैनिक भाई मैंने ब्रिटिश सेना के ही अधिकारी थे। तो इन्होंने भैया यहाँ के अधिकारियों को भी मारने की पूरा कोशिश किया, प्रयत्न किया। तो इनको इन्होंने कब यहाँ पे सिपाही विद्रोह किया? किस वर्ष इन्होंने सिपाही विद्रोह किया, ये बताइए। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी के चारों ओर से ही हिस्से को घेर लिया, वहाँ पे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लग गए, कुछ अंग्रेजों को मार भी दिया। इस तरीके से पूरा था, लास्ट में पता चल गया और बटालियन आ गई, वहाँ से निकलना पड़ा। बहुत सारी कहानी है इसके पीछे जुड़ी हुई, उस सारी कहानी सुनने करके आपको याद रखना चाहिए। तो बताइए कब की बात है? हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ, कब हुआ? 1855, 56, 57, 58। तो आंसर दोस्तों इसका 1858 ईस्वी, 1858 ईस्वी। तो देश में हुआ था 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, और वो क्रांति छत्तीसगढ़ में आई 1858 में। एक साल बाद, ऐसे याद रखिए, मंगल पांडे जी ने किया 57 में, हनुमान सिंह जी ने किया जो कि छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे 58 में, एक साल बाद, ऐसे याद रखेंगे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था? धमतरी में, रुद्री में, कंडेल में और गट्टासिल्ली में। तो कहाँ के लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन की कूनीतियों से प्रभावित होकर के साथ में पूरा संघ बनाया, एक साथ इकट्ठा हो गए, पूरे आसपास के सभी गांवों के लोग इकट्ठा होकर के एक साथ नारा लगा कर निकल गए सत्याग्रह करने के लिए? सन 1920 की ये बात है दोस्तों। और घिराव कर दिया अंग्रेजों ने आकर के इनके आगे, पूरा लाठी वाठी सब लेकर खड़े हो गए भैया कि वापस हो जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो कौन सा था ये बताइए? स्थानीय आंदोलन कौन सा था जहां स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था, प्रथम सत्याग्रह? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सत्याग्रह भी इसको पूछा जाता है 1920 में। एकदम बेसिक से है, आंसर कीजिए सर। सबसे आसान आंसर इसका कि सन 1920 में प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है कंडेल नहर सत्याग्रह को। क्या? कंडेल नहर सत्याग्रह, कंडेल नगल जंगल सत्याग्रह को। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो कंडेल सत्याग्रह को जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम सत्याग्रह के रूप में, जो कि 1920 में हुआ था। अगला, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासन काल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए? तो भाई इसमें से कौन सा राज्य होगा? तो ब्रिटिश करद राज्य होगा, जिसको ब्रिटिश को कर देना होता होगा। ब्रिटिश को कर देने वाला राज्य ब्रिटिश का करद राज्य कहलाता है। मतलब वो शासन राज्य, उस क्षेत्र में शासन तो कोई राजा कर रहा है, उस राजा को ब्रिटिशर्स को कर देना होता था, टैक्स देना होता था। तो ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ शासन तो वहाँ का राजा करता था, मगर टैक्स अंग्रेजों को दिया करता था शासन के बदले, वो टैक्स कहलाते क्षेत्र कहलाते थे करद राज्य। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा ब्रिटिश वाला करद राज्य था जहाँ 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे? राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर और कवर्धा। बताइए फटाक से कौन? एकदम बेसिक क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेगुलर तो आपसे बन रहा हो ये, है ना। और नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है, सबका बताऊंगा। लास्ट में जुड़े रहिएगा, 5 से 7 मिनट लगेगा, उसमें सब आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए सर, सही आंसर है बस्तर। तो बस्तर वो ब्रिटिश अधीन करद राज्य था जहाँ पे 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे। और कोई जानता है कि 2 आदिवासी विद्रोह का नाम क्या था? तो एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? तो जब आए थे गांधी जी, छत्तीसगढ़ आए थे, है ना, महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित में किस स्थान पर महिलाओं को संबोधित किया? तो छत्तीसगढ़ जब पहली बार महात्मा गांधी जी आए, तो छत्तीसगढ़ में पहली बार जब महात्मा गांधी जी आए तो तिलक स्वराज फंड के लिए भैया बात करने आए, है ना। तिलक स्वराज फंड, बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, जिसमें गांधी जी घूम घूम करके देश के सभी लोगों से बोलते इसमें सहयोग दीजिए, धन वन जो भी आपको जितनी क्षमता उतना सहयोग दीजिए, ताकि इस फंड का प्रयोग करके हम अपने आंदोलन को और बड़ा रूप में फैला सकें।
उसी फंड में भैया, उसी फंड के सिलसिले में, तिलक स्वराज फंड के सिलसिले में, जब ट्रेन पकड़ करके छुक 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 गाड़ी से रुकती है भैया गाड़ी, और आ जाते हैं कौन, गांधी जी। और गांधी जी पहुंचते हैं कहाँ, रायपुर के किसी एक निश्चित स्थान में, लॉरी स्कूल मैदान, आनंद समाज वाचनालय, रावा भट्टा, बूढ़ा तालाब। वही तो आपको बताना कि किस स्थान पर फिर महिलाओं को सभा को संबोधित करते हैं। और जब वो सभा को संबोधित करते हैं तो गांधी जी की बात सुनकर के सभी महिलाएं, जिनकी जितनी क्षमता, अपने गहना जो पहनी थी उस गहने को निकाल निकाल के तिलक स्वराज फंड में दान कर देती हैं। अपना पैसा कौड़ी जितनी जिसकी क्षमता थी वो सब उसमें उतार करके दे देती। इतना ज्यादा प्रभावित उन्होंने भैया भाषण दिया था गांधी जी ने। तो कौन सा स्थान था जहां ये चीजें हुई थी, महिलाओं की सभा को संबोधित किया था गांधी जी ने, कौन था वो स्थान? सही आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में, कौन है इसका आंसर, क्या है इसका आंसर? सही आंसर सर इसका आनंद समाज वाचनालय रायपुर। आनंद समाज वाचनालय रायपुर के समीप ही गांधी जी ने भैया महिलाओं की सभा को संबोधित किया था अपने प्रथम आगमन के समय। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य में विद्या मंदिर योजना लागू की गई है? क्या इस राज्य में विद्या मंदिर योजना किस वर्ष से यहाँ लागू है? 1922 से, 25 से, 32 से, 37 से? बताइए, विद्या मंदिर योजना इस राज्य में कब से लागू है? 22 से, 25 से, 32 से, 37 से? बेसिक क्वेश्चन है, जो जान रहा होगा बनाएगा, जो नहीं जान रहा नहीं बना पाएगा। इसीलिए मैं जानता हूँ बहुत अधिकांश लोगों से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। बताइए अगर है हिम्मत तो आंसर दीजिए। हाँ, जो पढ़े उनसे तो बनना ही है, क्योंकि सिंपल एक ही आंसर इसका भैया, फट से वो आंसर पता है तो पता है। सर राइट आंसर क्या है बताइए फटाफट आप सब। सर राइट आंसर है इसका कि विद्या मंदिर योजना लागू की गई थी कब से? 1937 से। तो इसको हमेशा ऐसे याद करवाता हूं कि विद्या मंदिर योजना लागू की गई थी आजादी से 10 साल पहले। 47 में आजाद, उससे 10 साल पहले 37, तो ये ज्यादा आसानी से याद रहता है। 47 से 10 37, 47 से 10 साल पहले 37, तो आजादी से 10 साल पहले 37 में भैया विद्या मंदिर योजना लागू हुई थी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, 48, 49, फिर 50, फिर आज के क्वेश्चन खत्म। लास्ट में जो बच्चे होंगे जुड़ने वाले, इनको जानना होगा भाई कहाँ से पढ़े, कैसे वीडियो कोर्स ज्वाइन करें, कैसे टेस्ट, वो रुकिएगा, बाकी सब जा सकते हैं और अपने आप के एनालिसिस इस क्लास में कर लिए होंगे कि हमको कितना आता है कितना नहीं आता है। और जिनको लगेगा कि नहीं मुझे सर से सुनना है, सीखना है, जानना है भाई कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, किस टॉपिक को पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, तो लास्ट में 5-7 मिनट रुकिएगा। ऑनलाइन वीडियो कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए सबकी जानकारी इसमें दे दूंगा मैं। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया और एवं अपने राज्य का विस्तार किया? तो देखिए ध्यान से इस बात को दोस्तों, कि ये बात है आपके छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ भूमि भैया आपका था सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये आपका रायपुर दुर्ग संभाग, और ये हो गया बस्तर संभाग। तो यहाँ भैया तुमाड़ से जो आए थे, यहाँ पे कहाँ गए थे? रतनपुर आ गए थे। तुमाड़ से आ गए थे रतनपुर। अब रतनपुर से वो कौन कलचुरी शासक हो जाएंगे बताइए, है ना? और रतनपुर से राजधानी फिर कहाँ चली गई थी? राजधानी फिर चली गई थी बाद में भैया रायपुर। कहाँ? रायपुर। तो कौन से वो कलचुरी शासक थे? ये कलचुरी शासक कही है, तुमाड़, रतनपुर, रायपुर, ये 2 जगह की और राजधानी थी, तो टोटल 3 राजधानी बनी छत्तीसगढ़ में इनकी। ठीक है, तो कौन से वो कलचुरी शासक थे जो यहाँ से बस्तर चले गए थे हराने के लिए, अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए, क्षेत्र को फैलाने के लिए चले गए थे? कहाँ भैया? बस्तर चले गए थे। तो बस्तर के शासक किसको इन्होंने पराजित किया? सोमेश्वर जी को पराजित किया। तो बस्तर के शासक थे कौन? सोमेश्वर। इनको उन्होंने पराजित किया और पराजित करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया और उनको अपने अधीन करके बोला भैया कि तुमको हमको टैक्स पटाना होगा, हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी, फिर तुम अपने क्षेत्र में राज करो। तो बोले ठीक है, ओके मालिक। तो उसके बाद भैया कौन थे वो राजा जो अपने क्षेत्र विस्तार के लिए आए थे भैया बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित करने? क्या वो जाजल देव प्रथम थे? क्या वो पृथ्वीदेव प्रथम थे? क्या जाजल देव द्वितीय थे? क्या वो पृथ्वीदेव द्वितीय थे? बताइए आप आंसर। सही आंसर क्या बताइए फटाक से सर। सो द राइट आंसर इज जाजल्य देव प्रथम थे। कौन थे? जाजल देव प्रथम। तो बहुत प्रतापी शासक हुए जाजल देव प्रथम जी, जो कि रतनपुर कलचुरियों के वंश में आगे जाके आगे बढ़ते हैं। और रतनपुर कलचुरी में एक बहुत बड़ा नाम होता है जाजल देव प्रथम, जो कि बहुत ही प्रतापी योद्धा थे। उन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए भैया बस्तर तक अपने क्षेत्र विस्तार के लिए गए और क्षेत्र विस्तार करने के सिलसिले में उन्होंने बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित कर दिया और उनको भैया पराजित कर दिया। तो इन्होंने जाजल देव प्रथम ने, याद रहेगा? चलिए याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई थी? तो ब्रिटिश के नियंत्रण काल में, जो ब्रिटिशर्स का यहाँ पर नियंत्रण था, तो उस समय कौन सी घटना इस राज्य में हुई थी? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था छत्तीसगढ़, ऐसी ये घटना हुई थी क्या? कि भोसला शासन की समाप्ति हुई थी, ये चीज हुआ था क्या? कि राजधानी का स्थानांतरण हुआ था, ये चीज हुई थी क्या? या तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, ये चीज हुई थी? क्या चीज इसमें से की गई थी जब ब्रिटिश नियंत्रण काल यहाँ पे चल रहा था, जब ब्रिटिशों के नियंत्रण में था छत्तीसगढ़? सही आंसर है इसका, आप आंसर पर टाइप कीजिए
फट से आंसर के चक्कर में आते पहले आंसर टाइप तो कीजिए मेरे दोस्त, है ना। सर सही आंसर है इसका, राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। तो तुमाड़ से रतनपुर राजधानी आई थी, रत्नदेव ने लेकर के आए थे। स्वप्न वाला बात जो आज मैं बताया हूँ वो उस केस में, जो बाप स्वप्न देखे, महामाया माता का दर्शन हुआ, जो शुरुआत में इसी वीडियो के शुरुआत में बताया हूँ, उसको जाके देखिए। और फिर रायपुर से रतनपुर से एक और शाखा निकली जो कि कहाँ गई, रायपुर आ गई। कलचुरियों की एक शाखा कहाँ गई, रायपुर आ गई, है ना। तो रतन से भैया आप क्या बोल रहे हैं, रायपुर आ गई। और रायपुर आने के बाद फिर कलचुरीपुर कहानी बता रहा हूँ, रायपुर राजधानी बन गई। तो धीरे धीरे रायपुर जो है लोगों का निवास ज़्यादा होने लग गया। तो रायपुर के क्षेत्र में ज़्यादा लोग आकर बसने लग गए। नई नई राजधानी बनी थी, कलचुरियों की रायपुर की नई राजधानी थी। तो ज़्यादा व्यापारी सब रूप से भैया रायपुर क्षेत्र डेवलप हो गया। रायपुर क्षेत्र डेवलप हुआ तो जब वहाँ पे पीछे भोसलाओं का शासन हुआ, मराठाओं का शासन हुआ, तो रतनपुर के कलचुरियों को हराया, फिर रायपुर कलचुरियों को हराया और मुख्य रूप से अपनी राजधानी रायपुर वाले से क्षेत्र को बना ली। और जब मराठाओं ने अपने क्षेत्र को राजधानी को रायपुर क्षेत्र को बना ली मुख्य राजधानी, तो मराठा शासन किसके अधीन, मराठा किसके अधीन चले गए, अंग्रेजों के अधीन चले गए। तो अंग्रेजों के अधीन कौन आ गया, रायपुर आ गया। और रायपुर को भैया क्या हो गया, राजधानी स्थानांतरण कर दिया गया, रतनपुर से राजधानी स्थानांतरण रायपुर कर दिया गया। याद रखेंगे इस बात को, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य समीक्षक चक्रधर सिंह, जो कि रायगढ़ के चक्रधर सिंह है, रायगढ़ के राजा हैं, तो समीक्षक थे। प्रसिद्ध संगीत और नृत्य के समीक्षक चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा राज्य के निम्नलिखित में से किस पूर्व रियासत में थे। अरे आंसर तो मैं बता दिया, रायगढ़ के राजा थे भैया, रायगढ़ के राजा थे, तो आंसर खत्म हो गया, रायगढ़ के, है ना। बहुत प्रसिद्ध तबला वादक थे, बहुत प्रसिद्ध भैया, इन्होंने ताल तोई निधि जैसे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जिसको आज तक रिकॉर्ड नाम से दर्ज है ना। इनका आज भी रायगढ़ में राजमहल स्थापित है, जिस पर एक बहुत बड़ा घड़ी लगा हुआ है ना, घड़ी घर जैसा। यस, तो इनका भैया आज भी वहाँ पे, हालांकि जर्जर स्थिति में पहुँच गया है, सरकार को उसको भी रिन्यू कराना चाहिए, उसको म्यूजियम जैसी संरचना में कन्वर्ट करना चाहिए, टूरिज्म का प्लेस बनाना चाहिए, मगर वो जर्जर हो चुका है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, जो होता है आज का सेशन समाप्त। तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं दोस्तों, धन्यवाद। मगर जिनको भी आरक्षक भर्ती की तैयारी अब करनी है सीरियसली, वो अगले 5 मिनट मुझे सुनेंगे, और जिनको जाना जा सकते हैं तो अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी ऐप में ऑनलाइन ही आपको आरक्षक भर्ती की ऑनलाइन कोर्सेस मिलेंगी, वीडियो कोर्स जिसमें पूरा क्लास सुनेंगे जैसा मुझे सुन रहे हैं, और उसमें ही टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जिसमें आप टेस्ट देकर के जांचेंगे कि हाँ मैं जो पढ़ा था उससे कितना क्वेश्चन मुझसे बन रहा है। तो वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज सब इसी अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में मिलेगा। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। अब इसके पश्चात मैं आपको मुख्य रूप से लेकर के चलता हूँ, कहाँ पर लेके चलता हूँ, वह उस वीडियो कोर्स और उस टेस्ट सीरीज के ऊपर और उस सिलेबस के उन पहलुओं से जहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो आपको बताऊंगा, पहले ध्यान सुनिएगा कि कहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो पहले सिलेबस तो देख लीजिए, सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये पता तो होना चाहिए आपको। आइए तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो 15 दिसंबर भी ये देखिए 5976 पदों भर्ती होने वाली है, तो जी जान लगा कर पढ़ना चालू कर दीजिए, है ना। 15 दिसंबर से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। आपके कंधे पे भी ऐसी वर्दी होनी चाहिए, ये वादा खुद से कीजिए और किसी और से नहीं। खुद से आपका वादा हो कि वर्दी मुझे अपने कंधे पे लेनी है भैया, बस बात इतनी सी है। और ये पद लेने के बाद आप देखिए कि अगर आपको भैया आपको कुछ नहीं आता, कुछ जानकारी नहीं है, तो ऑनलाइन जब आप पढ़ना है तो सबसे पहले ऑनलाइन वीडियो कोर्स ले लीजिए, जिसमें आपको वीडियो पे मेरे से टीचर आएगा, पूरा एक चीज पढ़ाएगा। तो उसमें 4 अलग अलग मॉडल के वीडियो कोर्स हैं। इसका पूरा सिलेबस किसमें बटा है, पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछेगा और पूरे भारत का सामान्य ज्ञान पूछेगा इस एग्जाम में। तो छत्तीसगढ़ अगर आपका भारत सामान्य ज्ञान स्ट्रांग है तो केवल छत्तीसगढ़ पढ़ना है, या छत्तीसगढ़ स्ट्रांग है केवल भारत पढ़ना है। तो देख लीजिए, आपको केवल छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पढ़ना है तो पूरा वीडियो कोर्स केवल 699 रुपए में, पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान सिर्फ 699 रुपए में दोस्तों, मॉडल 1 के तहत। तो ऐसा ही थंबनेल उसमें आपको दिखेगा कि आपको क्या लेना है। आपको नहीं मुझे छत्तीसगढ़ में स्ट्रांग सर, मुझे भारत जीएस चाहिए, तो पूरे भारत का सामान्य ज्ञान केवल 699 रुपए में। हाँ भैया हाँ, वीडियो कोर्स 699 में। जितने लोग टेस्ट सीरीज नहीं देते उस प्राइस में आपको वीडियो कोर्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डायरेक्टर विजय कुमार द्विवेदी सर ने स्पेस लिखा था कि प्रतीक ये ऐसी भर्ती जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण स्तर के बच्चे जुड़ते हैं, क्योंकि वही दौड़ने फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दौड़ना कूदना फादना करते हैं। तो उनके लिए ऐसा एक प्राइस रेट रखो जिसमें वो हर बच्चा पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई की दिक्कत ना हो, हर बच्चा उसमें ज्वाइन कर सके आसानी से पैसा दे करके। तो फिर कुछ लोग होते हैं मूर्ख जो बोलेंगे कि सर तो फ्री कर देना था। तो फ्री इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सर्वर नाम का एक चीज होता है जिसकी क्षमता होती है भैया 50 लोग ऑनलाइन रह सकते हैं, 50 लोग एक टाइम पे क्लासेस देख सकते हैं। इस सर्वर नाम का कुछ चीज होता है।
है ना। तो सर्वर 50 लोगों का जगह है और अगर हम फ्री कर देंगे तो उसमें 500 लोग आएंगे। तो जो 50 सीरियसली पढ़ने वाले थे, 50 फोकट देकर 500 लोग आ गए टाइम पास करने, उन टाइम पास के चक्कर में 50 सीरियस बच्चों को पढ़ाई नहीं होगा। इसलिए प्राइस तो रखना जरूरी ही होता है। इसलिए प्राइस बहुत नॉमिनल रखा गया था, क्योंकि 1 रुपये भी कहीं होगा ना तो 1 रुपये फोकट में कोई नहीं देना चाहेगा। जो फोकट टाइम पास करने वाला 1 रुपये में नहीं देना चाहेगा। इसीलिए भैया कुछ ना कुछ प्राइस तो रखना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने वीडियो कोर्स, जिस आप छत्तीसगढ़ किसी भी कोचिंग में देख लीजिए, 2000 से 4000 से लेकर 10-10 हजार का केवल छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आता है। वो पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल उगोल सब सामान्य ज्ञान भी आपको मिला केवल 699 रुपए में। ठीक है। दूसरा आपको छत्तीसगढ़ का भारत का सामान्य ज्ञान अपने आप में 4000-5000 कोर्स होता है, केवल मिल रहा है 699 रुपए में वीडियो कोर्स। तो आपको अगर छत्तीसगढ़ पढ़ना है तो ये ले लीजिए मॉडल 1, भारतीय सामान्य ज्ञान पढ़ना ये लीजिए, दोनों से मिलकर एग्जाम होगा। अब बोलते नहीं सर मुझे चाहिए छत्तीसगढ़, नहीं मुझे भारत में मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे शुरू से पढ़ना है या पढ़ाऊँ और अच्छे से पढ़ना है, तो आप या तो मॉडल 3 के तहत कंप्लीट कोर्स ले लीजिए। कंप्लीट कोर्स क्या, कंप्लीट कोर्स ले लीजिए। क्या ले लेंगे? कंप्लीट कोर्स ले लेंगे। मॉडल 3 में भी कंप्लीट कोर्स है, मॉडल 4 में भी कंप्लीट कोर्स है, तो आप मॉडल 3 या 4 का कंप्लीट कोर्स ले लीजिए। मॉडल 3 में बिना कोई फिजिकल मटेरियल आपको वीडियो कोर्सेस मिलेंगे, पढ़िए सीखिए अपने नोट्स बनाइए। मगर अगर आप मॉडल 4 का वीडियो कोर्स लेते हैं तो ये कंप्लीट तो है, कंप्लीट भी है, मगर इसमें कोई मटेरियल नहीं है, बिना मटेरियल का है। मगर इसमें विथ स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको 2 बुक भेजे जाएंगे। एक बुक भेजा जाएगा यहाँ से बाइज्जत, बुक को पार्सल करके पैकिंग करके यहाँ से बाई पोस्ट भेजा जाएगा आप तक, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है उससे भैया, क्योंकि इसमें बुक जुड़ा हुआ है। उसमें 2 बुक मिलेंगे, एक बुक में आपका छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का सामान्य ज्ञान एक साथ है, तो ये दोनों चीज़ खत्म। और एक बुक मिलेगी आपको छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर की 4th एडिशन अर्जुना क्लासेस की करंट अफेयर की, तो 2 बुक आपके पास पोस्ट करके भेजी जाएगी। तो आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो मॉडल 3 लीजिए, बुक अगर नहीं चाहिए तो। अब बुक भी चाहिए, कंप्लीट कोर्स भी चाहिए तो मॉडल 4 लीजिए। तो वीडियो कोर्स मॉडल 4। और भैया अगर आपको लेना है टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में आपको बताता हूँ। और जब थ्योरी पढ़ लिए, पूरा थ्योरी सीख ली, तो टेस्ट देके जांचनी अपनी तैयारी। तो सामान्य अध्ययन जितने भी जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन भैया आप लेंगे मॉडल 1 के तहत सामान्य अध्ययन के। आपको 10 अलग अलग मॉडल पेपर, जैसा व्यापम आपका पेपर रहेगा वैसे 10 मॉडल पेपर चाहिए, 10 टेस्ट चाहिए, तो आप मॉडल 2 का टेस्ट सीरीज लीजिए। और इन दोनों के चाल में नहीं पढ़ना, आपको ये भी चाहिए, कंप्लीट सामान्य अध्ययन का टेस्ट भी चाहिए, कंप्लीट मॉडल टेस्ट भी चाहिए, तो दोस्तों आप मॉडल 3 लीजिए, जिसमें कंप्लीट टेस्ट है। मॉडल 1 का टेस्ट भी, मॉडल 2 का टेस्ट भी, टोटल 30 टेस्ट, इसके 20 टेस्ट, इसके 10 टेस्ट, टोटल 30 टेस्ट, 2000 प्रश्न। और प्राइस देख के आप हैरान हो जाएंगे कि भैया जो सामान्य अध्ययन मॉडल 1 का टेस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 20 सब्जेक्ट है, इसमें 20 सब्जेक्ट के 20 टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन, 1000 प्रश्न टोटल होगा, केवल 299 रुपए में। मतलब टेस्ट सीरीज भी इसलिए नॉमिनल रखा गया है क्योंकि डायरेक्टर्स ने विशेष कहा था कि प्राइस ऐसा रखो कि बच्चा पैसा देख के ना डरे, बस पढ़ाई करने जुड़ भिड़ जाए। तो प्राइस अभी 299। अगर पूरा सब्जेक्ट क्या चाहिए, सामान्य अध्ययन का आपको टेस्ट चाहिए, और आपको चाहिए नहीं मुझे मेगा टेस्ट बस चाहिए सर, तो मेगा टेस्ट भी केवल 399 रुपये में 10 टेस्ट मिलेगा, 1000 प्रश्न इसमें भी। वहाँ बोले नहीं सर मुझे सब्जेक्ट टेस्ट भी चाहिए, मुझे मॉडल पेपर चाहिए, मैं कोई चांस नहीं छोड़ना चाहता, तो अपना 1 लीजिए ना 2 लीजिए, आप लीजिए मॉडल 3 का कंप्लीट टेस्ट। कंप्लीट टेस्ट जिसमें मॉडल 1 का टेस्ट भी है, 2 का टेस्ट भी है, टोटल 30 टेस्ट है, इसका 20, इसका 10, टोटल 30 टेस्ट है, और 2000 प्रश्न, उसके 1000, इसके 1000, 2000 प्रश्न केवल 499 में। और पैसा भी बचा और पूरा कंप्लीट टेस्ट मिल गया। कैसे? यह 300 का, यह 400 का, 700 होता है, यह 500 का, 200 रुपये सेविंग भी होगा और कंप्लीट टेस्ट भी मिलेगा। तो टेस्ट लेना है तो मॉडल 3 का, और वीडियो कोर्स लेना है तो मॉडल 3 या 4 में से कोई एक। क्लियर हो गई बातें? और देखिए मॉडल 1 जो आपको लगेगा 299 रुपये का जो टेस्ट दे रहे हैं ना दोस्तों, उसमें इस 20 टॉपिक से आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, संविधान, विज्ञान अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था, गणित, रीजनिंग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, छत्तीसगढ़ समसामयिकी, कंप्यूटर, विश्व भूगोल, अन्य भारतीय कला संस्कृति, हिंदी व छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य एवं साहित्यकार, इन सभी टॉपिक से टेस्ट मिलेंगे। इसलिए 20 टॉपिक से अलग अलग 20 टेस्ट मिलेंगे केवल 299 रुपये में। इतने का टेस्ट का तो आप अंदाजा लगाएं तो हिल जाएंगे। इतने सारे टॉपिक से टेस्ट आपको बना दिया जा रहा है केवल 299। तो जो पढ़ने वाले बच्चे उनको पता होगा, मगर मैं फिर बोल रहा हूँ आप मॉडल 1 का नहीं, मॉडल 2 का नहीं, मॉडल 2 में 10 मेगा पेपर है, मॉडल 2 का भी नहीं जो 399 में है, सीधा मॉडल 3 का टेस्ट लीजिए जो कि कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, केवल 499 में, पूरे 20 टॉपिक भी और पूरे 10 मेगा टेस्ट भी। क्लियर हो गई बातें? यस, तो इसी बात को ध्यान रखना है कि वीडियो कोर्स में जाना है तो मॉडल 3 या मॉडल 4 का कंप्लीट वीडियो कोर्स लीजिए आप, और अगर टेस्ट में जाना है तो मॉडल 3 का कंप्लीट टेस्ट लीजिए। लोगो यही मिलेगा। जब आप अर्जुना क्लास, बता रहा हूं कैसे क्या होगा, लिख लीजिए। जब आप गूगल प्ले स्टोर से अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जीमेल डाल देंगे अगर है तो नाम मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यही लोगो दिखेंगे, यही चित्र दिखेंगे, ऐसे ही लिखा हुआ, इसलिए मैं लगा दिया था कंफ्यूजन ना हो। ऐसे चित्र लगा हुआ दिखेगा, मॉडल 3 कंप्लीट कोर्स ऐसा लिख, बिना मटेरियल बिना सब ऐसा दिखेगा। तो जो चाहिए उसमें टच करना, उसी में परचेस कर लेना। टेस्ट चाहिए तो ऐसा टेस्ट का फोटो ऐसा दिखेगा।
ठीक है, तो स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा, तो डाउट नहीं होना चाहिए। और कोई डाउट होता है ज्वाइनिंग वाइनिंग करने में, अगर आपको लग रहा है पेमेंट वेमेंट, तो आप इस नंबर पे बेझिझक कॉल करेंगे 6260940025। क्लियर की बात है। तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ माता की जय, भारत माता की जय।